अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है वाईडी के एडिटोरियल क्लास में। आज सुबह का फर्स्ट आर्टिकल द हिंदू का हम पढ़ने वाले हैं। कोड रेड इसका टाइटल है। बहुत ही खूबसूरत लिखा हुआ एनवायरमेंटलिस्ट आर्टिकल है। एनवायरमेंटल इसकी थीम है। आपको मज़ा भी आएगा पढ़ के और कुछ नया सीखोगे भी। हर सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के बाद मैं उसकी स्ट्रक्चर, उसकी ग्रामर को और वोकैबुलरी को आपको अलग से लेके समझाता हूँ। आज के सारे सेशन की वोकैब, स्ट्रक्चर्स और ग्रामर्स आपको मिलेंगी इस क्विज़ में। 6 क्वेश्चंस हैं, 5 ही है ना, 5 क्वेश्चंस हैं। पहले मन से सीखो और फिर मन से इस क्विज़ पे अप्लाई करो। आपको 5 में से 5 मार्क्स मिलने चाहिए। शुरू करें क्लास को। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है कोड रेड। देखिए कोड रेड आपने बहुत जगह सुना होगा, मूवीज़ में, बुक्स में। इसका मीनिंग मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले इतना समझो, कोड रेड एक रिपोर्ट का नाम है। रिपोर्ट किसकी है? आईपीसीसी नाम की एक संस्था की, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये संस्था का काम है ग्लोबल वार्मिंग पे निगरानी रखना, कितना हमारा प्लेनेट गर्म हो रहा है। तो कह रहा है ऑन आईपीसीसीज वार्निंग ऑन क्लाइमेट पॉइंट्स। तो इसकी एक वार्निंग आई है क्लाइमेट पॉइंट्स पे, कितना हमारा क्लाइमेट गर्म होगा, कितने पॉइंट से। और इस वार्निंग को इसने नाम दिया है कोड रेड। अब देखो कोड रेड होता क्या है। कोड रेड कहलाता है इमरजेंसी कोड फॉर फायर। अगर कहीं पे आग लग जाए तो इस तरह का सायरन आपको देखने को मिलेगा। छोटी मोटी जगह नहीं, लेकिन अच्छे रेस्टोरेंट या अच्छे होटल में या अच्छे हॉस्पिटल में जाओगे तो पब्लिक बिल्डिंग्स में आपको इस तरह के सायरन दिखेंगे। जैसे ही आग लगती है ये लाल रंग का सिग्नल जलने लगेगा और आसपास आवाज़ आएगी आपको कोड रेड। समझ लेना आग लग गई है, अब यहाँ से हमें निकलना है। आप इसको अमेजोन पे परचेज भी कर सकते हो अपने घर के लिए, ठीक है ना। तो कोड रेड इन्होंने अपनी रिपोर्ट का नाम रख दिया है क्योंकि हर तरफ आग ही लगी हुई है, इतना ज़्यादा तापमान बढ़ता जा रहा है। समझ गए, कनेक्ट कर लिया इसको। चलो टाइटल पैराग्राफ से देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। जरूर से एक लाइक और एक शेयर देना वीडियो को। मन से बनाया हुआ सेशन है, वर्कशॉप की तरह काम करता है। 5-6 घंटे की लर्निंग आप इसमें से ले सकते हो। कह रहा आईपीसीसीज वार्निंग ऑन क्लाइमेट पॉइंट्स टू अ स्मॉल विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी दैट स्टिल एग्जिस्ट। कह रहा है ये जो आईपीसीसी नाम की संस्था है, जो इसकी वार्निंग है, जो इसकी सबके लिए चेतावनी आई है। और किस पे? क्लाइमेट के ऊपर, हमारे पर्यावरण के ऊपर। कह रहा है ये चेतावनी है, पॉइंट टू करती है, इशारा करती है एक छोटी सी विंडो पे अपॉर्चुनिटी की, एक छोटी सी खिड़की पे जो है अपॉर्चुनिटी, अवसर की, मौके की। हमारे पास अब थोड़ा सा ही मौका बचा है, 15-20 साल में तबाही आने वाली है। और ये वो अपॉर्चुनिटी है, ये वो मौका है जो अभी भी एग्जिस्ट करता है, अभी भी हमारे पास है। तो इन्होंने वार्निंग में साफ साफ लिखा है 15-20 साल में जो करना है कर लो, उसके बाद आप इसके इफेक्ट को रिवर्स नहीं कर पाओगे। जो होगा उसको आपको झेलना पड़ेगा। समझ गए। आईपीसीसी वार्निंग की वर्ब है पॉइंट्स टू एक्चुअल में प्रेपोजिशन है। पॉइंट के बाद आप अक्सर देखेंगे पॉइंट +2, रिफर +2, है ना। किस चीज़ की तरफ आप पॉइंट या रिफर करते हैं, टू प्रेपोजिशन लगा के आप बताएंगे। दैट की वर्ब है एग्जिस्ट। दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है। अपॉर्चुनिटी नाम के नाउन को इसने एंटीसीडेंट लिया हुआ है, क्योंकि ये नाउन सिंगुलर है इसलिए वर्ब को हमने सिंगुलर दिया है एग्जिस्ट, पीछे एस लगा हुआ है। चलिए अब एक काम करेंगे, सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ना इस पूरे आर्टिकल के, जो एडवांस वर्ड्स हैं, उनको अलग से लेकर के समझ लेते हैं ताकि स्मूथली हम आर्टिकल को रीड कर पाएँ। एक वर्ड हम पुराना वाला सीखेंगे, इस शीट में आपको मिल जाएंगे सारे पुराने जो वर्ड्स हैं, है ना। तो एक तो पुराना वाला वर्ड है हमारे पास इरिवर्सिबल, और 3 नए वर्ड्स हैं आज के। इम्पेंडिंग, एक सेकेंड रुक जाओ, फोकस में ले आऊँ। लैंड क्रेडेंस, ये एक फ्रेज है, और एक है वर्ड स्टाक। तो पहले इरिवर्सिबल को देख लेते हैं। पहले आप कर चुके हो उस वर्ड को। इसका मतलब होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। हो गया तो हो गया। दूध की दही जम गई तो जम गई, अब फिर से दूध नहीं बनेगा। ग्लोबल वार्मिंग इज डूइंग इरिवर्सिबल डैमेज टू आवर इन्वायरमेंट। ग्लोबल वार्मिंग जो है हमारे इन्वायरमेंट को इरिवर्सिबल डैमेज कर रही है, ऐसी डैमेज जिसको हम फिर से सही नहीं कर पाएंगे, है ना। इसको आप इरिवोकेबल भी बोलते हो, इरिवर्सिबल को, और इसका नाउन फॉर्म होता है इरिवर्सिबिलिटी। किसी चीज़ के चेंज ना होने की क्वालिटी इरिवर्सिबिलिटी कहलाती है। अब देखो आज का एक नया वर्ड है इमिनेंट, या इसको इम्पेंडिंग बोल दें। इमिनेंट इसका सिनोनिम है। इम्पेंडिंग का मतलब है हर वो चीज़ जो पेंडिंग है, पेंडिंग है, ऐसे याद रखना, पेंडिंग है। और इम मतलब अंदर अभी आ ही रही है, आपके सामने, आपके अंदर घुसने वाली है, अप्रोच कर ही रही है। नियर है बहुत फ्यूचर में, और सर्टेन है जो होके रहेगी, है ना। अप्रोचिंग हो, नियर और सर्टेन चीज़ कहलाती है इम्पेंडिंग। जैसे द लीडर्स ऑफ 2 कंट्रीज हेल्ड पार्लेज टू अवॉइड एन इम्पेंडिंग वॉर। दोनों कंट्रीज़ के लीडर्स ने शुरू किया, रखा पार्लेज को, चर्चा को अवॉइड करने के लिए, बचने के लिए
एक नियर फ्यूचर वॉर को, इम्पेंडिंग वॉर को। अगर ये पार्लेज ना करते, ये चर्चा ना करते तो ये वॉर होनी ही होनी थी, है ना। इम्पेंडिंग मतलब जो होके रहेगा। इसको अब लूमिंग बोल दें, फोर्थकमिंग बोल दें, इमिनेंट बोल दें। अच्छा, इम्पेंड नाम की वर्ब से बना हुआ है इम्पेंडिंग। इम्पेंड का मतलब है फ्यूचर में किसी घटना का घटित होना। समझ के डिटेल में करवा रहा हूँ, देखो चीज़ें समझने के लिए ही इतने एग्जांपल्स दे रहा हूँ। एक कान से सुन के दूसरे से मत निकालना। ये वर्ड्स ऐसे याद होंगे आपको सेंटेंसेस के जरिए, है ना। अगला हमारे पास फ्रेज है लैंड क्रेडेंस। एक वर्ब फ्रेज होता है। क्रेडेंस का मतलब होता है विश्वास, लैंड का मतलब है देना। अगर कोई चीज़ लैंड क्रेडेंस करेगी तो वो विश्वास को, भरोसे को जगाएगी। मतलब मान लो आपको मैं कोई चीज़ बताऊं और आपको उस पर भरोसा ना आए, फिर मैं आपको उसका एक प्रूफ दूं, वो प्रूफ से आपको उस पर भरोसा आ जाएगा, तो वो प्रूफ लैंड क्रेडेंस करेगा, उस चीज़ को एक्चुअल में प्रूव करेगा, है ना, उस चीज़ को सही साबित करेगा। हिज ब्रूजेस लैंड क्रेडेंस टू हिज स्टेटमेंट दैट ही हैज़ बीन बीटन। उसके जो ब्रूजेज हैं, उसकी जो चोट है मार खाए हुए की, वो लैंड क्रेडेंस करती है, वो भरोसा दिलाती हैं उसकी स्टेटमेंट का कि उसने मार पड़ी है, ही हैज़ बीन बीटन, उसको मार पड़ी है। तो मार पड़ी है, वो खाली बोल नहीं रहा है, उसके चोटें भी लगी हुई हैं, और चोटें देख करके इस बात को आप पुष्टि कर सकते हो करेक्ट है या सच है या नहीं, है ना। चलिए, इसको कन्फर्म, जस्टिफाई या सब्सटेंशिएट भी बोलते हैं लैंड क्रेडेंस को। चलिए, लास्ट वर्ड है हमारा स्टार्क। स्टार्क का मतलब होता है जो प्लेन और ग्लूमी हो, आपके सामने हो, आंखों के बिल्कुल साफ हो, प्लेन हो, कोई भी उसके ऊपर डेकोरेशन ना हो, है ना, कोई भी उसके अंदर सजावट ना हो, और एकदम उदास करने वाला हो। हर नेगेटिव चीज़ को आप स्टार्क बोलते हैं। जनरली नेगेटिव सेंस में इसको यूज़ करना, मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। हिज एक्शंस वर इन स्टार्क कंट्रास्ट टू हिज वर्ड्स। उसके जो एक्शन थे वो प्लेन और ग्लूमी कंट्रास्ट में थे, प्लेन और ग्लूमी विरोधाभास में थे उसके वर्ड्स के। जो उसने बोला और जो उसने किया आपस में बिल्कुल भी मेल नहीं खाते थे, आपस में स्टार्क कंट्रास्ट था। तो ऐसा कंट्रास्ट था, ऐसा विरोधाभास था जो देखने में बिल्कुल प्लेन और ग्लूमी था। समझ गए ना। सिनोनिमस के अटर और ब्लीक, कभी ये वर्ड्स आएंगे तो फिर से डिटेल में करवाऊंगा, अभी सिनोनिम ही समझो, थोड़ा फर्क होता है। स्टार्कनेस इसका नाउन फॉर्म है। चलिए, 4 ही वर्ड्स हैं आज के, 3 नए 1 पुराना। जरूर से रिवीजन करते रहना। फटाफट आ जाओ अपनी समरी पे, किस बारे में लिखा हुआ आपको पता लगे। उससे पहले ऐड करना चाहूँगा, अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ पे करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा सिलेक्शन में रोल है, जैसे कि बैंक की, यूपीएससी की, स्टेट पीएससी की, तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा एक ऑल इन वन सोर्स फॉर करंट अफेयर्स, करियर्स क्लाउड ऐप। यहाँ पे इनकी एक टीम है एक्सपीरियंस टीचर्स की, जो दिन भर के सारे करंट अफेयर्स को इकट्ठा करके आपको दे देते हैं एक पीडीएफ शाम में। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं के अंदर ये पीडीएफ आपको मिलेगी। साथ में मिलेंगे आपको 2 क्विज हर रोज, ताकि इस पीडीएफ में जो आप सीखो उस क्विज पे आप अप्लाई करके अपना लेवल चेक करो अपनी। अब इसी पीडीएफ को जो डेली वाली है ये वीकली और मंथली में भी बना देते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे करंट अफेयर्स के जो पॉइंट्स है उनको लेकर के। इस तरह से पिछले 6 महीने का सारा करंट अफेयर्स ऐप अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में, क्विजेज के साथ। इन्होंने टॉपिक वाइज भी अलग किया हुआ है, साइंस के अलग कर दिए, इकोनॉमी अलग कर दिया, बैंकिंग वालों का कैप्सूल ही अलग है, और स्टेट वाइज भी अलग अलग किया हुआ है। अगर आप स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अपनी स्टेट का भी आप पढ़ सकते हैं। इस कोर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। करियर्स क्लाउड ऐप को डाउनलोड करें, ओपन करें, और ऑल कोर्सेज में जाकर के करंट अफेयर्स का जो कोर्स है इसको चेकआउट करें। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो 499 के कोर्स है, आप यूज़ करें कूपन कोड YT10। साथ ही गोल्ड कॉइन्स यूज़ करें 50 रुपये के, 499 का कोर्स मिलेगा 401 रुपये में। 1 वीक के लिए और डिस्काउंट मिल रहा है इस पर आपको। 16 अगस्त तक ये कोर्स मिलेगा 320 रुपये का, 321 रुपीज़ का, है ना। इसी कूपन कोड से फ़ायदा उठाना, 1 ही वीक का डिस्काउंट। चलिए, समरी बहुत सीधी सी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। शायद आपने इस कॉन्सेप्ट के बारे में पहले नहीं सुना होगा, ध्यान से समझना। दुनिया में 2 टीम्स हैं, 2 खेमे हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। पहली टीम क्या बोलती है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और इंसान उसके लिए जिम्मेवार है। हम जो फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं, जो हम फैक्ट्री से धुआं निकाल रहे हैं, उसकी वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग यानी दुनिया भर में गर्मी हो रही है। दूसरी टीम, दूसरा खेमा क्या बोलता है, ग्लोबल वार्मिंग हो तो रही है लेकिन इंसान उसके लिए जिम्मेवार नहीं है। प्रकृति खुद ही ग्लोबल वार्मिंग करवाती है और बाद में खुद ही बैलेंस बनाती है, इंसान का बीच में कोई भी रोल नहीं है। अब इन दोनों के बीच की लड़ाई थम जाने वाली है, क्योंकि IPCC नाम की संस्था ने एक पूरा एनालिसिस, एक रिपोर्ट निकाला है। उस रिपोर्ट में बताया है कि इंसानी कारणों की वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और 20 साल का हमारे पास वक्त है। अगर 20 साल में एक्शन नहीं लिया तो आप ऐसा देखोगे, जो आप जो है ना, कोविड में भी आपने इमेजिन नहीं किया होगा, उससे भी बड़ी तबाही जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होने वाली है। हमारा आर्टिकल क्या कह रहा है, कह रहा है इस रिपोर्ट में एक अच्छी आशावाद ये बात लिखी हुई है कि 20 साल में अगर हमने कुछ एक्शंस लिए तो ये ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सकता है। तो कह रहा है एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी हमें मिल गई है, इन 20 सालों में सभी देशों को एक साथ मिल करके कोऑपरेशन के साथ में ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है। समझ गए, बस यही आज इसकी समरी है। अब डिटेल में आगे अपने देख लेंगे, है ना। आज की टोन है थोड़ी सी, मैं बोलूँगा ऑप्टिमिस्टिक।
ऑप्टिमिज्म दिखा रहा है कि जो होने वाला है गलत वो तो होगा ही, लेकिन थोड़ा बहुत हमारे पास राहत की सांस लेने का मौका है, ऑप्टिमिस्टिक टोन में बोल सकता हूँ, और कंसर्न भी है। इसी समरी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ डिस्क्रिप्टिव का, लिखना शुरू करो आज से ही। क्वेश्चन सिंपल सा है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराते हो, इंसान को या नेचर को? जिसको भी ठहराते हो आर्गुमेंट्स दे करके बताना दोनों में से किसकी गलती है ना। और 3 आर्गुमेंट्स में आप जो लिख करके कमेंट सेक्शन में डालो। फर्स्ट कमेंट में आप मेरी आर्गुमेंट्स भी पढ़ सकते हो, जो मैं लिखता हूँ उससे भी आपको थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलेगा रोज़ लिखने का। शुरू कर लें आर्टिकल को। कह रहा था IPCC हैज़ इश्यूड आर्ग्यूबली इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट वार्निंग येट ऑन इम्पेंडिंग कैटास्ट्रोफी फ्रॉम unmitigated global warming caused by human activity, lending scientific credence to the argument that rising wildfires, heat waves, extreme rainfall and floods witnessed in recent times are all strongly influenced by a changing climate. थोड़ा सा टेढ़ा लिखा हुआ है जलेबी जैसा, पर आसान है। करेक्ट, द IPCC सरकारी संस्था है ना, नॉन फॉर प्रॉफिट है, तो हम इसके आगे द जरूर लगाएंगे। तो कह रहे जो द IPCC नाम की संस्था है ना, इसने इशू कर दिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और क्या भाई, आज तक की येट स्ट्रॉन्गेस्ट वार्निंग को, देखो येट मतलब अभी तक की, और वार्निंग मतलब चुनौती, या कोई आप बोलते हैं ना वार्निंग मतलब चेतावनी, और स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब आज तक की इसकी सबसे मजबूत वार्निंग। और आर्ग्यूबली का मतलब है जिसको आप आर्ग्यूमेंट के साथ में प्रूव कर पाओ। अगर आप सही आर्गुमेंट पेश करोगे तो आप खुद ही जान लोगे कि आज तक की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वार्निंग है ना। तो ऐसी वार्निंग को इसने इशू किया है, और किसके ऊपर इशू किया है, अब देखो ऑन लगा के बताएगा, इम्पेंडिंग कैटास्ट्रोफी की तरफ। कैटास्ट्रोफी आप जानते हो, कैलेमिटी, डिजास्टर है ना, कोई बहुत बड़ा तूफान। और इम्पेंडिंग हर वो चीज़ है जो अप्रोच कर रही है, इमिनेंट है। तो हाल में आने वाले तूफान के ऊपर वार्निंग को डाला है। और तूफान किससे निकला है ये? अनमिटिगेटेड ग्लोबल वार्मिंग से, ऐसी ग्लोबल वार्मिंग से जो थमने का नाम नहीं ले रही है, जो मिटिगेट होने का नाम नहीं ले रही है, और जो कोज्ड बाय है, जिसका कारण है ह्यूमन एक्टिविटी, आप और आपकी और मेरी गतिविधियाँ। तो ऐसा काम IPCC ने किया है। इतना समझ गए? अब आगे बढ़ो। कह रहे जब IPCC ने इस काम को किया ना, इशू किया, तभी वो लैंड कर रही थी एक साइंटिफिक क्रेडेंस को। लैंड क्रेडेंस आप जान गए हो, किसी चीज़ को प्रूव करना, किसी चीज़ को सही ठहराना। तो इसने सही ठहरा दिया साइंटिफिकली, और किसको? इस आर्गुमेंट को, दैट वो ये कि बढ़ती हुई वाइल्ड फायर्स, बढ़ती हुई जंगलों की आग, हीट वेव्स, लू, एक्सट्रीम रेनफॉल, बाढ़ और फ्लड्स, कह रहे जो विटनेस किए गए हैं हाल ही में, वो सभी के सभी स्ट्रांगली, सभी के सभी ऑल स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस बाय हैं, सभी के सभी प्रभावित हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। समझ के? सेंटेंस को एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आसान है। IPCC ने इशू किया है एक वार्निंग को, जो आर्ग्यूबली इसकी आज तक की सबसे मजबूत वार्निंग है, येट आज तक की। और ये है इस इम्पेंडिंग कैटास्ट्रोफी पे, इस अप्रोच करते हुए डिजास्टर पे, जो आया ना थमने वाली ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और जो कोज्ड बाय है हमारी और आपकी गतिविधियों, एक्टिविटीज़ की वजह से। जब IPCC इस काम कर रही थी, तभी वो लैंड कर रही थी साइंटिफिक क्रेडेंस को, प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। ये साइंटिफिकली इस चीज़ को प्रूव कर रही थी, इस आर्गुमेंट को, कि जंगलों की बढ़ती हुई आग, जो बढ़ती हुई लू है, और बहुत ज़्यादा बारिश है, और जो बाढ़ें हैं, फ्लड्स हैं, जो विटनेस की गई हैं हाल ही के वक्त में, पिछले 5 सालों में, वो सभी के सभी प्रभावित हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। समझ गए? चलो अब सेंटेंस के स्ट्रक्चर देखेंगे। IPCC की वर्ब है हैज़ इश्यूड, इन सभी की वर्ब है आर इन्फ्लुएंस्ड, ठीक है ना, पैसिव वॉइस में, और ये एक्टिव में। स्ट्रॉन्गेस्ट, इसके आगे द क्यों नहीं लगा? क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव लग गया है, माई, योर, इट्स, और, है ना, ये सब के सब पजेसिव एडजेक्टिव जब भी किसी सुपरलेटिव डिग्री के आगे आते हैं, द को निकाल देते हैं। तो द को हमने द स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं लिखा है ना, द को निकाल के। आर्ग्यूबली हर वो चीज़ है जिसको आप आर्ग्यूमेंट करके प्रूव कर पाओ, जिस चीज़ को लॉजिकली आप सोचो तो सही ठहरा पाओ, आर्ग्यूबली वो हर चीज़ होती है। इम्पेंडिंग जो अप्रोच कर रहा हो, कैटास्ट्रोफी मतलब डिजास्टर, अनमिटिगेटेड मतलब जो मिटिगेट होने का नाम ना ले, जो स्ट्रॉन्ग हो, इंटेंस हो, थमने का नाम ना ले। कोज यहाँ पे एडजेक्टिव है, वो वाली ग्लोबल वार्मिंग जो कोज बाय है ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रही है। लैंडिंग क्रेडेंस आप जानते हो, किसी चीज़ का भरोसेमंदी जताना, किसी चीज़ को प्रूव करना। लैंडिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है यहाँ पे। इस पूरे फ्रेज की वर्ब है आर इन्फ्लुएंस्ड। आगे बढ़ते हैं, पहला वाला ही मुश्किल था। कह रहा है इन अ स्टार्क रिपोर्ट on the physical science basis of climate change contributed for a broader assessment report of the UN. The IPCC working group first has called for deep cuts to carbon dioxide emissions and other greenhouse gases and a move to net zero emissions, as the world would otherwise exceed 1.5 degrees Celsius and 2 degrees Celsius of warming
ड्यूरिंग द 21st सेंचुरी विद परमानेंट कॉन्सिक्वेंसेस। थोड़ा सा मुश्किल आ गया ये भी है ना, लंबा है थोड़ा। क्रेग स्टार्क रिपोर्ट में, स्टार्क आप जान गए हो, एकदम प्लेन और ग्रिम, जिसमें कोई डेकोरेशन नहीं है, साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है और बड़ा ही ग्रिम बात है, बड़ी ग्लूमी बात है, उदास करने वाली बात है। तो कह रहे एक साफ सी और उदास करने वाली रिपोर्ट में जो है फिजिकल साइंस बेसिस पे, जो है फिजिकल साइंस के आधार पे, और किसका, क्लाइमेट के चेंज का, पर्यावरण में परिवर्तन का। और ये रिपोर्ट वो कॉन्ट्रीब्यूशन है, कॉन्ट्रीब्यूटेड है ये एक बड़ी असेसमेंट जायजे के लिए, असेसमेंट रिपोर्ट के लिए यूनाइटेड नेशंस की। तो एक बड़ी असेसमेंट रिपोर्ट आएगी, उसका एक हिस्सा ही है। कह रहा है ये इस हिस्से के तौर पे जो रिपोर्ट आई है ना, इस रिपोर्ट में क्या हुआ है, इन अ रिपोर्ट जो आईपीसीसी का वर्किंग ग्रुप फर्स्ट है, कई सारे होंगे, इनके फर्स्ट ग्रुप ने कॉल फॉर कर दिया है, डिमांड कर दिया है और ज़्यादा डीप गट्स की, और ज़्यादा बड़े कटौती की। और किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस में, कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में छोड़ने पे। एमिशन मतलब एमिट करना, छोड़ना। तो इन्होंने बोला CO2 को आप लिमिट करो, ज़्यादा हवा में नहीं छोड़ना है। और दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस को भी, जैसे CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जैसे मीथेन है। और इन्होंने कॉल फॉर किया तीसरी चीज़ का, एक मूव का, एक हरकत का, जो है नेट जीरो एमिशंस की। आप जितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ो उतनी ऑक्सीजन भी छोड़ दो, या कार्बन डाइऑक्साइड को न्यूट्रलाइज कर दो, आपका एमिशंस नेट जो है ना वो जीरो हो। ऐसा इन्होंने कॉल फॉर किया है। अब ये काम क्यों हुआ, कह रहे क्योंकि एस जो वर्ड है ना अदरवाइज एक्सीड कर जाएगा, आगे बढ़ जाएगा 1.5 डिग्री और 2 डिग्री की वार्मिंग से 21st सेंचुरी के दौरान, और कैसे, परमानेंट कॉन्सिक्वेंसेस के साथ, परमानेंट परिणामों के साथ। तो इस रिपोर्ट में इन्होंने साफ साफ लिख दिया है, इन्होंने बताया है कि हम बोल रहे हैं गैसेस को कम कर दो, हवा में छोड़ना, CO2 को और दूसरियों को, और आप नेट जीरो एमिशंस की तरफ बढ़ो, जैसा कि पेरिस क्लाइमेट चेंज में आपने बोला भी था सभी देशों ने। अगर नहीं करोगे तो 1.5 और 2 डिग्री का जो टारगेट तुमने बनाया ना, उससे बहुत आगे जाने वाले हो। इसी सेंचुरी के अंदर तबाही आप देखोगे, और 20 साल में ही आपको कॉन्सिक्वेंसेस दिखेंगे, और परमानेंट होगा, जो भी होगा बदल नहीं पाओगे। हिंदी में समझ गए, देसी भाषा में आ जाओ फटाफट से। वर्किंग ग्रुप की वर्ब है हैज़ कॉल फॉर। कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, इस पर बाद में आएंगे घूम के। वर्ड की वर्ब है वुड अदरवाइज एक्सीड। स्टार्क आप जानते हो, प्लेन एंड ग्रिम, बेसिस। आ जाओ बेसिस पे। देखो बेसिस सिंगुलर है, बेसिस क्या है, सिंगुलर। अगर इसका प्लूरल बनाना हो तो मैं क्या करूँगा, बेसिस लिखूँगा और आगे येस लगा दूंगा, बेसिस। ऐसे ही बनेगा ना। ऐसे वर्ड जिनके लास्ट में IS आ रहा हो उनका प्लूरल कभी भी ऐसे नहीं बनता। अब इनका प्लूरल कैसे बनेगा, आप इसी वर्ड को फिर से लिख दें और I को बदल दें E में। समझ गए ना, एक बेसिस मतलब एक आधार, बेसिस मतलब कई सारे आधार। वैसे थीसिस को भी बदल सकते हो ऐसे E लगा के, हाइपोथेसिस को भी बदल सकते हो, क्राइसिस को भी बदल सकते हो, और पैरेंथेसिस को भी बदल सकते हो। समझ गए ना। तो आपको I को E बनाना है और वर्ड को अपने आप प्लूरल बना दोगे सिंगुलर से। याद रखना इस फॉर्मूला को, IS वाला। अब आ जाओ इस पे कॉल फॉर पे। देखो कॉल फॉर मतलब डिमांड फॉर करना, किसी चीज़ की मांग करना। लेकिन डिमांड के बाद में फॉर नहीं आता, कॉल के बाद में फॉर आता है। अब इस फॉर को मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। इस सेंटेंस को देखो, पीपल आर कॉलिंग फॉर जस्टिस। लोग जो है न्याय की डिमांड कर रहे हैं, जस्टिस को मांग रहे हैं, है ना, इंसाफ मांग रहे हैं। कॉल फॉर की जगह क्या करूँगा मैं, यहाँ लिख दूंगा डिमांड, डिमांडिंग फॉर। कॉलिंग फॉर नहीं, डिमांडिंग फॉर। ठीक है, डिमांडिंग लिख दिया, लेकिन फॉर मत लगाना, बस यही समझाना चाह रहा हूँ। आपने क्या किया, आपने लिखा होता कॉलिंग फॉर, इसकी जगह आपने लिख दिया डिमांडिंग फॉर। पर डिमांड एक ऐसी वर्ब है अपने बाद में फॉर नहीं लेती है, इस फॉर को आपको निकालना होगा। लेकिन द डिमांड फॉर जस्टिस इज स्ट्रोंगर, जो डिमांड है जस्टिस के लिए वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे डिमांड के बाद में फॉर आएगा, ऐसा क्यों, डिमांड यहाँ पे नाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। वर्ब है ना, वर्ब, वो डिमांड अपने आगे फॉर को नहीं लेगी, लेकिन नाउन डिमांड जो है अपने आगे फॉर को लेता है। अब ये धर्म संकट वाली जितनी भी वर्ब्स और नाउन्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो इसी तरीके से वर्ब और नाउन फॉर्म में अलग अलग प्रेपोजिशन को रखते हैं। इन्वेस्टिगेट के बाद में वैसे कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी, इन्वेस्टिगेशन नाउन के बाद में इनटू आ जाएगा, है ना। ऑर्डर के बाद में कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी, लेकिन ऑर्डर नाउन के बाद में फॉर आ जाएगा। ये बहुत बार करवा चुका हूँ आपको, स्क्रीनशॉट सबके पास होगा, नहीं हुआ है तो ले लो। ये सारी ट्रबल मेकर वर्ब्स हैं जिनकी नाउन फॉर्म भी उन्हीं के जैसी है। बढ़े आगे, चलो। कह रहा है, कहाँ गया, कॉन्सिक्वेंस मतलब परिणाम, नतीजा है ना, किसी चीज़ का रिजल्ट। कह रहा है क्लाइमेट चेंज इज डिस्क्राइब्ड बाय मैनी as a far greater threat to humanity than COVID-19 because of its irreversible impacts। कह रहा है क्लाइमेट चेंज जो है डिस्क्राइब किया जाता है बहुत लोगों के द्वारा, और किस तौर पे, एक ज़्यादा बड़ी थ्रेट के तौर पे हमारी मानव जाति के लिए, बजाय COVID-19 के। COVID-19 ठीक है, आया, परेशान हुए, जाएगा, चला जाएगा, है ना, और भी आई थी महामारियाँ, लेकिन क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ी महामारी है, इससे आप जो है बच नहीं सकते हो। कह रहे क्योंकि बिकॉज ऑफ
इसके इरिवर्सिबल इम्पैक्ट्स की वजह से। जो इसने एक बार कर दिया उसको आप रिवर्स नहीं कर पाओगे, 2-5 साल में वो बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं हो पाएगा। समझ गए? चेंज की वर्ब है इज डिस्क्राइब्ड पैसिव वॉइस में, बी फैमिली की वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। इरिवर्सिबल इरिवोकेबल, जो पुरानी अवस्था में ना लाया जा सके, जानते हो आप इस वर्ड को। ग्रेटर, ग्रेटर यहाँ पे एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है, याद रखें एडजेक्टिव की सुपरलेटिव सॉरी कंपैरेटिव डिग्री है ना ग्रेटर। कंपैरेटिव डिग्री अपने आगे अगर कोई एडवर्ब लेगी तो सिर्फ और सिर्फ कौन सी लेगी, फार या मच। समझ गए ना? यहाँ पे मोर ग्रेटर नहीं लिख सकता मैं, यहाँ पे सो ग्रेटर नहीं लिख सकता, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फार ग्रेटर जो लिखा हुआ है, और या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे मच ग्रेटर जो कि आप लिख सकते थे। तो याद रखना इस रूल को, क्विज में यूज होगा आज के। आगे बढ़ते हैं। कह द लास्ट लेटेस्ट रिपोर्ट इज बाउंड टू strengthen the criticism that leaders in many countries have stonewalled and avoided moving away from coal and other fossil fuels, while even those who promise to act fail to influence the multilateral system। अब बता रहा है हमारी नाकामयाबी क्या है। कह रहा है जो रिपोर्ट ना बाउंड है, ये रिपोर्ट एकदम बाध्य है, इस काम को करेगी और क्या मजबूत बनाने की इस क्रिटिसिज्म को, इस आलोचना को, दैट वो ये कि लीडर्स जो हैं बहुत सारी कंट्रीज़ में उन्होंने स्टोन वॉल कर रखा है, उन्होंने बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं है। स्टोन वॉल करने का मतलब तो रजिस्ट कर देना, स्टोन की वॉल बन गए हैं, दीवार बन गए हैं पत्थर की, मानने को ही तैयार नहीं है। तो लीडर्स हैं बहुत सारी कंट्रीज़ के अड़ियल हैं और अवॉइड कर रहे हैं मूव अवे करने को कोल और अदर फॉसिल फ्यूल से। वो कह रहे हैं हम तो कोयला जलाएंगे, कोयले से कुछ नहीं होता, पागल मत बनाओ हमें। इस क्रिटिसिज्म को थोड़ा सा मजबूती मिलेगी। कह रहे हैं यहाँ तक कि वो वाले जिन्होंने प्रॉमिस किया था एक्ट करने का पर वो फेल कर गए इन्फ्लुएंस करने को एक मल्टीलेटरल सिस्टम को। दुनिया में कई कंजर्वेटिव लीडर्स ऐसे हैं, डोनाल्ड ट्रंप जैसे है ना, एक वो चेक रिपब्लिक वाला है, फिर वो एक मैक्सिको वाला है। तो ये सब के सब क्या बोलते हैं, क्लाइमेट चेंज तो अपने आप में मनगढ़ंत कहानी है, इंसान का कोई हाथ में नहीं है। तो कह रहे हैं इस क्रिटिसिज्म को, इनकी जो आलोचना है ना, उसको और मजबूती मिलेगी इस रिपोर्ट से। और जो दूसरे वाले जो मानते हैं क्लाइमेट चेंज के लिए उन्होंने प्रॉमिस भी किया है हम कुछ करेंगे, उनकी इस नाकामयाबी को भी सबके सामने लाएगा। रिपोर्ट की वर्ब है इज, बाउंड एक एडजेक्टिव है, लीडर्स की वर्ब है दो, पहली हैव स्टोन वॉल, दूसरी हैव अवॉइडेड। समझ गए ना? एंड कंजंक्शन से दोनों के दोनों जुड़ी हुई हैं। स्टोन वॉल करना मतलब पत्थर की दीवार बन के किसी चीज़ के सामने खड़े हो जाना, मना कर देना भाई ये तो होता ही नहीं है ना, रजिस्ट करना। अवॉइड एक ऐसी वर्ब है अपने बाद में दूसरी वर्ब लेगी तो जीरंड लेगी। अवॉइड है, प्रैक्टिस है, स्पेंड टाइम है ना, कंसीडर है, रिपेंट है, रिसेंट है, कई बार करवा चुका हूँ। ये सारी वर्ब हमेशा जीरंड यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म को ही लेती है, तो मूविंग यहाँ पे लिखना जरूरी था। हु की वर्ब है प्रॉमिस्ड और फेल्ड, दो वर्ब्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह द न्यू रिपोर्ट एट्रीब्यूट्स कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स टू सस्टेन्ड ग्लोबल वार्मिंग, particularly the frequency and intensity of hot extremes, marine heat waves, heavy precipitation, agricultural and ecological droughts, proportion of intense tropical cyclones, reductions in Arctic sea ice, snow cover and permafrost। अब जो बीमारियां गर्मी से जुड़ी हुई है ना, सारी की सारी जो आप और मैं महसूस करते हैं आम आदमी, वो सारी की सारी इस रिपोर्ट में लिखी हुई हैं। कह रहा है नई रिपोर्ट जो है ना एट्रीब्यूट करती है सारे के सारे डिजास्टर्स, कैटास्ट्रोफिक, तबाही भरे इवेंट्स को, और किस चीज़ पे एट्रीब्यूट करने का मतलब होता है किसी चीज़ का जिम्मा किसी चीज़ के सर पे रखना। तो ये रिपोर्ट जो है सारे तबाही भरे इवेंट्स का जिम्मा रखती है किस चीज़ के ऊपर, टू लगा के बता रहा है लगातार बनी हुई ग्लोबल वार्मिंग की तरफ। रिपोर्ट में लिखा हुआ है क्योंकि तुम कोयला जलाते हो इसी वजह से तुम्हें गर्मियों में ज़्यादा लगती है। अब देखो ये सारी कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स कौन कौन से हैं, खास करके फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी ऑफ हॉट एक्सट्रीम्स की। हर साल ही 50 के ऊपर तापमान जा रहा है भारत के कई सारे शहरों में, है ना। फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है और इंटेंसिटी भी बढ़ रही है हॉट टेम्परेचर के एक्सट्रीम की। मरीन हीट वेव्स की, समुद्रों के अंदर भी लू चल रही है आजकल। हैवी प्रेसिपिटेशन, जब भी प्रेसिपिटेशन होता है, बारिश होती है, बहुत हैवी होती है, या तो गर्मी पड़ रही है, सूखा पड़ रहा है, और या फिर बादल ही फट जाता है। फिर एग्रीकल्चर इकोलॉजिकल ड्रॉट्स हो रहे हैं, खेती के और इकोलॉजी के पूरे फेमाइन हो रहे हैं। ड्रॉट का मतलब होता है अकाल, या तो बारिश या फिर अकाल, ऐसा ही हो रहा है। और साथ ही साथ जो प्रोपोर्शन है, जो लेवल है, जो साइज है बड़े बड़े ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का, कभी ये आ गया कभी वो आ गई, है ना, नाम रख देते हैं अलग अलग। इन सब चीज़ों की वजह हम ही हैं, हमारा जो कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स जो है इनका कॉज हम ही बने हुए हैं। और लास्ट में इसने बताया रिडक्शन हो रही है आर्कटिक की सी आइस में, स्नो कवर में और परमाफ्रॉस्ट में, इन तीनों चीज़ों में कमी हो रही है, बर्फ़ पिघलती जा रही है आर्कटिक्स की, इस तरह का काम भी हो रहा है। समझ गए? सेंटेंस लंबा है पर सिंपल है। रिपोर्ट की वर्ब है एट्रीब्यूट्स, और जिस चीज़ पे आप जो है जिम्मा रखोगे टू लगा के आप बताएं। सस्टेन्ड का मतलब होता है लगातार बना हुआ, प्रोपोर्शन मतलब साइज, परसिपिटेशन मतलब रेनफॉल बारिश, ड्रॉट मतलब सूखा,
DRAU नहीं OU, याद रखना DRAU नहीं DROU। DRAU से एक और वर्ड बनता है, वो आप खुद से डिक्शनरी में सर्च करो, आपको याद रहेगा हमेशा। चलिए आगे बढ़े। परमाफ्रोस्ट क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, आप नेट पे ही पढ़ लेना इसको। कहीं कहीं ऐसा है जहाँ पे ज़मीन परमानेंटली जमी हुई है, टेम्परेचर इतना कम होता ही नहीं कि वहाँ से कभी बर्फ़ हटे। आपको मैं दिखाता हूँ एक दो पिक्चर्स को, देख रहे हो इस तरह की। ये कोई ग्लेशियर नहीं है, यहाँ पे कोई आपको हिमालय नहीं है, कोई पहाड़ नहीं है, ज़मीन है, लेकिन हमेशा ही बर्फ़ जमी रहती है साल के 12 महीने। अब ये 12 महीने वाली बर्फ़ भी धीरे धीरे पिघलने लगी है। परमाफ्रोस्ट परमानेंटली फ्रोस्ट नहीं है। कह रहा अ फिनोमिनन सच एज हैवी रेनफॉल ओवर लैंड फॉर इंस्टेंस could be 10.5% wetter in a world warmer by 1.55 degree Celsius and occur 1.5 times more often compared to the 1850 से 1900 पीरियड। कह रहा है ये जो फिनोमिनन है, ये जो घटना है, खास घटना, फिनोमिनन मतलब खास घटना, और कैसी, तेज बारिश वाली, हैवी रेनफॉल वाली, और किस पे, किसी भी लैंड पे। कह रहा है एग्जाम्पल के लिए ये हो सकती है और ज़्यादा बारिश वाली, 10.5% ज़्यादा बारिश होगी वर्ल्ड में, ऐसी दुनिया में जो वार्मर होगा, ज़्यादा गर्म होगा 1.5 डिग्री सेल्सियस में। खाली 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ते ही 10.5% बारिश और ज़्यादा होने वाली है पूरी दुनिया में, और ये 1.5 गुना ज़्यादा होगी। जैसे एक साल में एक बार होती है ना, तो अब फिर एक साल में 1.5 बार होगी, या 2 साल में 3 बार होगी, कंपेयर टू 1850 से 1900 के पीरियड में ऐसा होने वाला है। समझ गए। फिनोमिनन की वर्ब है कुड बी, और दूसरी वर्ब है कुड अकर, है ना। फिनोमिनन नाम के वर्ड को आप देख लेना ध्यान से। देखो फिनोमिनॉन, पीछे ऑन लगा हुआ है, इसको आप बनाएंगे सिंगुलर, है ना। फिनोमिनन मतलब सिंगुलर, एक स्पेशल घटना होती है फिनोमिनॉन। अगर इसका प्लूरल बनाना हो तो पीछे ON को हटा दे और पीछे लगा दे ए को, फिनोमिना। इतना तो आप जानते हो ना। ये सारे वर्ड्स ऐसे ही काम करते हैं। डेटम सिंगुलर है, अगर ए लगा दोगे UM को हटा के तो ये बन जाएगा डेटा प्लूरल। पोडियम सिंगुलर है, ए लगा दोगे तो पोडिया बन जाएगा प्लूरल। पोडियम, पोडिया का मतलब होता है मंच, अगर बहुत सारे मंच है तो पोडिया, एक ही मंच है तो पोडियम। मीडियम आप जानते हो, मीडिया बना देगा। करिकुलम मतलब सिलेबस, करिकुला। स्टेडियम आप जानते हो, कई सारे स्टेडियम हो तो स्टेडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नाउन चैप्टर में कर चुके हैं इस कॉन्सेप्ट को। कह रहा मोर देन 5 years आफ्टर द पेरिस एग्रीमेंट वॉज कंक्लूडेड देर इज नो कंसेंसस ऑन रेजिंग एम्बिशन टू रिड्यूस एमिशंस, मेकिंग एक्सेस टू लो कार्बन टेक्नोलॉजीज ईजियर एंड एडिक्वेटली फंडिंग मिटिगेशन एंड एडेप्शन। कह रहे 5 सालों के बाद से ज़्यादा से, मतलब 5 से ज़्यादा साल बीत चुके हैं, और किस बात में, पेरिस एग्रीमेंट में। बहुत ही हिस्टोरिक एग्रीमेंट था, अगर आप इसको नेट पे पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा क्या क्या इसमें वादे किस किस देश ने किए थे। कह रहा है इस वादों के भरे एक एग्रीमेंट की 5 साल के गुजर जाने के बाद भी, कंक्लूड हो जाने के बाद भी कोई भी कंसेंसस नहीं है, कोई भी सहमति नहीं है रेज करने में एम्बिशन को, इच्छा को, डिज़ायर को, जो है रिड्यूस करने की, एमिशंस को कम करने की, कार्बन डाइऑक्साइड के जो है मीथेन की जो है एमिशंस को। अच्छा एम्बिशन कौन सा है, ये वो वाला एम्बिशन है जो मेक करेगा एक्सेस को, पहुंच को, उपलब्धता को लो कार्बन टेक्नोलॉजी की ईजियर। सबके पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी जिससे धुआं कम निकलेगा, ऐसे इंजन सबके पास आ जाएंगे, है ना, एक्सेस मिलेगा। और दूसरा, ये एडिक्वेटली फंड करेगा, पर्याप्त रूप से पैसा देगा मिटिगेशन और अडेप्शन को। कैसे हम मिटिगेट करें, कैसे हम अपने एमिशंस को नीचे लेकर के आएँ, और कैसे नई टेक्नोलॉजीज़ को अडेप्ट करें, है ना, उनको अपनाएं। तो कह रहा ऐसा हो जाने के 5 साल बाद भी कोई भी हमारा आज तक कंसेंसस आया नहीं है। अगर आ जाता तो ये दोनों काम हो जाते। समझ गए। एग्रीमेंट की वर्ब है वॉज कंक्लूडेड, कंसेंसस की वर्ब है इज। कंसेंसस का मतलब होता है अग्रीमेंट या यूनानिमिटी, सबकी आम सहमति। ये रेजिंग एम्बिशन, कौन सा एम्बिशन है, इसके बारे में ये पूरा का पूरा एडजेक्टिव फ्रेज आया है। वो वाला एम्बिशन है जो कि एक्सेस को इससे से ऐसा करेगा और फंडिंग को ला करके देगा। तो इस पूरे एम्बिशन के लिए 2 पार्टिसिपल मेकिंग और फंडिंग आ चुके हैं। बढ़े आगे। एडिक्वेटली मतलब सफिशिएंटली, पर्याप्त रूप से। कह रहा कोविड-19 हैड द अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट ऑफ मार्जिनली एंड टेम्पोरली डिप्रेसिंग एमिशंस। कह रहा है जब कोविड आया, लॉकडाउन लगे, तो इस कोविड-19 का एक अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट था, थोड़ा सा और टेम्परेली डिप्रेस करने में एमिशंस को। फैक्ट्रियाज नहीं चली, एयरक्राफ्ट नहीं उड़े, है ना, कुछ हुआ ही नहीं, तो थोड़ा सा एमिशन जो है टेम्परेली और थोड़ा सा मार्जिनली थोड़ा सा नीचे आया था। लेकिन आगे क्या हुआ। कह रहा द IPCC's एनालिसिस presents scenario of large scale collapse of climate systems that future leaders would find virtually impossible to manage। कह रहा IPCC का एनालिसिस क्या कहता है, वो प्रेजेंट करता है एक ऐसे सिनेरियो को, किस तरह के भाई, लार्ज स्केल कोलैप्स के, बड़े स्केल पे कोलैप्स होने वाला है क्लाइमेट सिस्टम का, और वो कोलैप्स होगा जिसको आने वाले लीडर्स जो हैं, फ्यूचर लीडर्स जो हैं, फाइंड करेंगे एक तरह से इम्पॉसिबल मैनेज करना। IPCC यही बता रहा है जो अब होने वाला ना तुम्हारे हाथ के बाहर है, हो सकता है तो अभी रोक लो,
होने के बाद नहीं रोक पाओगे, मैनेज करना तो बिल्कुल पॉसिबल है ही नहीं, है ना। एनालिसिस की वर्ब है प्रेजेंट्स, लीडर्स की वर्ब है वुड फाइंड। वर्चुअली मतलब एक तरह से, समझ गए ना, वर्चुअली का मतलब होता है एक तरह से। कह रहा हीट वेव्स एंड हैवी रेनफॉल इवेंट्स experienced with increasing frequency and intensity are just two of these, while disruptions to the global water system pose a more predictable threat। अब बता रहा है इस रिपोर्ट में क्या क्या लिखा हुआ है जो आप मैनेज नहीं कर पाओगे, जो आपके बूते की बात नहीं है। पहला है हीट वेव, हीट वेव का मतलब होता है लू, चलती है ना अपने यहाँ पे लू। और दूसरा है हैवी रेनफॉल इवेंट्स, बहुत ज़्यादा बारिश के इवेंट्स, जो अभी पहले महाराष्ट्र में हो गई, कभी वहाँ पे उत्तराखंड में हो जाती है। कह रहे ये दोनों चीज़ें जो एक्सपीरियंस की गई हैं इंक्रीज फ्रीक्वेंसी के साथ, इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, कभी कहीं पे बाढ़ आई हुई है, कभी कहीं पे लू चली हुई है, और इनकी इंटेंसिटी भी बढ़ती जा रही है, पहले से तेज़ लू चलती है और पहले से तेज़ ही बाढ़ वाली बारिश होती है। कह रहे ये दोनों चीज़ें जो है ना, ये हैं जस्ट टू ऑफ दीज, ये सारे के सारी ऊपर वाली चीज़ों में से सिर्फ दो ही हैं, जबकि जो डिस्ट्रप्शन है, जो डिस्टर्बेंस है पूरी दुनिया के वाटर साइकिल में, वो पोज करता है एक और ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल थ्रेट को। वाटर साइकिल चेंज हो रहे हैं, गर्म धाराएं अपनी जगह बदल रही हैं, ठंडी धाराओं से जाके मिल रही हैं। अगर आपने स्ट्रीम्स के बारे में पढ़ा होगा तो आपने ज्योग्राफी में, तो ये सारा का सारा साइकिल जो है डिस्टर्ब हो रहा है और आने वाले टाइम में ऐसी थ्रेट डाल रहा है जो हमें समझ में नहीं आएगी, प्रिडिक्ट कर ही नहीं पा रहे हैं। ये दोनों की वर्ब्स है आर, डिस्ट्रप्शंस की वर्ब है पोज। पोज का मतलब होता है किसी नेगेटिव चीज़ को खड़ा करना, चुनौती को, वार्निंग को, क्वेश्चन को, डाउट को, डिलेमा को, शक को, शुबा को, है ना, नेगेटिव चीज़ को खड़ा करने को बोलते हैं पोज। कह रहा है ऑल्सो इफ एमिशंस कंटिन्यू टू राइज, ओशन एंड लैंड, टू इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड द लेटर a key part of India's climate action plan, would be greatly weakened in their ability to absorb atmospheric carbon dioxide। कह रहे साथ ही साथ अगर एमिशन कंटिन्यू रहे राइज करना, अगर हमने गैस को छोड़ना जारी रखा बड़े ज़ोरों शोरों से, तो ओशियन और जो लैंड है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरेज हैं, सिंक हैं, और किसके ये आगे बताएगा। कह रहे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंक है, और जो लेटर है इनमें से जो बाद वाला है मतलब लैंड, जो लेटर है वो एक की पार्ट भी है हमारे देश के क्लाइमेट एक्शन प्लान का। कह रहे ये दोनों ही चीज़ें जो है ना, जो इस तरह की हैं, वो हो जाएंगी बहुत ज़्यादा कमज़ोर, वीकेंड, और किसमें, उनकी एबिलिटी में सोखने को एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को। तो आप जो धुआं छोड़ते हो ना, लैंड और ओशन उसको सोखते हैं कुछ हद तक, लेकिन अगर आप इतना धुआं छोड़ दोगे कि लैंड और ओशन जो है दोनों के दोनों आपके आगे हाथ जोड़ देंगे, भाई इतना धुआं तो हमारे बस का नहीं है सोखना। सोखने से क्या होता है, एटमॉस्फेयर में कम हो जाता है धुआं, थोड़ी सी हमारे जो है टेम्परेचर जो है थोड़ा धीमे आगे बढ़ता है। तो ये दोनों सिंक जो है ना, ये भी आने वाले टाइम में वीकन होते जा रहे हैं, इसी वजह से मना कर देंगे, एक दिन हाथ जोड़ने वाले हैं। समझ गए। एमिशंस की वर्ब है कंटिन्यू, ओशंस एंड लैंड की वर्ब है वुड बी वीकेंड। सिंक मतलब स्टोरेज। चलो अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं करवाता हूँ, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। मान लो 5 भाई हैं एक घर में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सबकी उम्र तो होगी होगी, पहला 10 साल का, दूसरा 8 का, तीसरा 7 का, है ना, लाइन लगी हुई है। अब आप पहले वाले को बोलोगे फर्स्ट और लास्ट वाले को बोलोगे लास्ट। मान लो रेस है, उसमें 5 लोग दौड़ रहे हैं, 10 लोग दौड़ रहे हैं, 50 लोग दौड़ रहे हैं, तो जो पहला वाला है फर्स्ट और जो रेस में लास्ट आएगा वो लास्ट। इतना आप जानते हो ना, फर्स्ट और लास्ट के बीच का डिफरेंस। लेकिन ये डिफरेंस बदल जाता है कब, जब 2 ही भाई हों या 2 ही लोग रेस में दौड़ रहे हों। जब आपके पास ग्रुप ही 2 लोगों का हो, तो फर्स्ट वाले को फर्स्ट और सेकंड वाले को सेकंड नहीं बोलते, फर्स्ट वाले को बोलते हैं फॉर्मर, सेकंड वाले को बोलते हैं लेटर। समझ रहे हो। द 2 ब्रदर्स आर वेल एजुकेटेड, दोनों भाई बड़े अच्छे पढ़े लिखे हैं। जो पहला वाला है वो एक डॉक्टर है, जबकि दूसरा वाला एक सीए है। अब पहला वाला फर्स्ट वन नहीं हो सकता, भाई कितने हैं, 2, फर्स्ट नहीं। अब यहाँ पे लिखोगे वाइल द फॉर्मर, ठीक है, वाइल द फॉर्मर इज अ डॉक्टर एंड द लेटर इज अ सीए। याद रखना LA वाला लेटर है, LE वाला नहीं है, प्रेम पत्र वाला नहीं है, ये LA वाला है। समझ गए ना, वो लेटर से मत कर लेना पोस्टमैन वाले से सो कंफ्यूज। लेटर मतलब बाद वाला, फॉर्मर मतलब पहले वाला। और अच्छा सेंटेंस तब होता, आप यहाँ लिख दो रामू एंड श्यामू, द टू ब्रदर्स, है ना, रामू एंड श्यामू द 2 ब्रदर्स आर वेल एजुकेटेड। ऐसा लिखोगे तो रामू बन गया डॉक्टर और श्यामू बन गया एक सीए। बस यहाँ भी वही हुआ है, लैंड और ओशन की बात हो रही है, तो लेटर की बात कर रहा है तो ओशन की बात कर रहा है, अपने आप आपको पता लग गया। बढ़े आगे। कह रहा था न्यू रिपोर्ट सेट्स द स्टेज फॉर COP26 कॉन्फ्रेंस इन नवंबर। ये नई रिपोर्ट सेट कर रही है स्टेज को, ये जो है आयोजन कर रही है, पूरी तैयारी कर रही है, तैयारी खींच रही है इस वाली कॉन्फ्रेंस की जो नवंबर में होने वाली है। अब होएगा ये काम, है ना। रिपोर्ट की वो है सेट द स्टेज फॉर मतलब किसी चीज़ की तैयारी करना, किसी चीज़ के लिए जो है बेसिस तैयार करना। कह रहा द ओनली वन कोर्स टू अडॉप्ट देयर इज फॉर डेवलप्ड कंट्रीज विद लेगेसी मिशंस
to effect deep cuts, transfer technology without strings to emerging economies and heavily fund mitigation and adaptation। कह रहा है अब एक ही तरीका बचा है, एक ही कोर्स बचा है, एक ही रास्ता बचा है अडॉप्ट करने का, जिसको आप अपना सकते हो, जो देर इज़ वहाँ पे है। और किसके लिए? अमीर देशों के लिए। अमीर देश अब एक ही काम कर सकते हैं, एक ही रास्ता उनके पास है। अब ये अमीर देश कौन से हैं? जो काफ़ी धुआं छोड़ चुके हैं ऑलरेडी, लेगेसी एमिशंस इनके पास हैं, एमिशन में धुआं छोड़ने में इनकी विरासत है। इन्होंने अपने देश को अभी बहुत पूंजीपति और अमीर बना लिया है धुआं छोड़ छोड़ के। कह रहा अब इनके पास एक ही रास्ता बचा है, और रास्ता है डीप कट्स को इफेक्ट करना, बड़े बड़े कट को लगाना अपने देश में कार्बन एमिशन पे, ट्रांसफ़र करना टेक्नोलॉजी को बिना स्ट्रिंग्स के, दे देना टेक्नोलॉजी को, तकनीक को बिना किसी शर्त के, विदाउट स्ट्रिंग्स मतलब बिना शर्त के। और किसको? उभरती हुई इकॉनमीज़ को, भारत और ब्राज़ील जैसी। और तीसरा काम है हैविली फंड करना मिटिगेशन को, बहुत ज़्यादा फंड करना नरम करने वाले और अडेप्टेशन के काम को। तो इन सारी कंट्रीज़ ने जिन्होंने पाप किए हैं ना खूब, और खूब पैसा कमाया है, अब इनके पाप को फल इनको भोगना है। ये फटाफट से अपना जो है एमिशन कम कर लें, क्योंकि ये ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, और सबको टेक्नोलॉजी बांट दें कम धुएं वाली, और बिना किसी स्ट्रिंग्स के, कोई पैसा ना ले, कोई कंडीशन ना रखें, और बहुत पैसा मिटिगेशन और एडेप्टेशन में लगाएं। समझ गए? कोर्स मतलब रास्ता, वर्ब है इसके इज़, लेगेसी आप जान गए हो, विरासत में हो जो चीज़, हेरिटेज में हो, लेगेसी इमिशंस, विदाउट स्ट्रिंग्स या नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, इसका मतलब होता है विदाउट एनी क्वालिफिकेशन या विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, जो है एब्सोल्यूट है, इस पर कोई भी किंतु परंतु नहीं, विदाउट स्ट्रिंग्स। बढ़े आगे। कह रहा डेवलपिंग नेशंस शुड देन हैव नो हेजिटेशन इन कमिटिंग देमसेल्फ टू स्टीपर एमिशन कट्स। कह रहा जब ये अमीर देश जो कर चुके हैं, पैसा कमा चुके हैं, अगर ये इस काम को कर देंगे, तो जो गरीब देश हैं, जो विकासशील देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनके पास कोई हेजिटेशन नहीं होगा, कोई रिलक्टेंस नहीं होगा, कोई भी अनिच्छा नहीं होगी अपने आप को कमिट करने में, ज़्यादा बड़े एमिशन के कट्स पे, ज़्यादा बड़े कार्बन डाई में जो है फैलाने वाले जो है उसकी कमी में। समझ गए ना? आप पैसा दो, हेल्प करो, डेवलपिंग कंट्रीज़ खुद बोलेंगी कि हम भी तैयार हैं कम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने पे, आप थोड़ा पैसा तो दो इनको, है ना, फंड तो करो। समझ गए? नेशंस की वर्ब है शुड देन हैव। हेजिटेशन मतलब आपकी अनिच्छा, किसी काम को करने में संकोच, इसको आप रिलक्टेंस भी बोलते हो। कमिट टू मतलब किसी काम के लिए पूरा वादा कर देना, कमिट टू कर देना। स्टीपर मतलब बहुत ही गहरा, बहुत ही ज़्यादा छिछला, स्टीपर। चलिए, आई थिंक आर्टिकल अब ईजी बन गया होगा आपके लिए। मेरे हिसाब से बहुत ईजी आर्टिकल था, जो रोज़ मेरे साथ पढ़ता है, रोज़ का मतलब है 50 ऑडिटोरियल्स देख चुका है ना। किसी भी लड़के या लड़की के मन में थोड़ा सा भी डाउट हो, आप एक काम कर लो, 50 या 100 एडिटोरियल्स पूरे करो 15 दिन में, और फिर मुझसे पूछो कि सर मुझे कैसे इंग्लिश नहीं आती। आपका बेसिक बहुत अच्छा हो जाएगा, आप सेंटेंस को पढ़ते ही 90% मीनिंग उसका बताने लगोगे। तो पिछली क्लासेस को देखा करो सैटरडे संडे पे, जब मैं छुट्टी करता हूँ, है ना। क्लोज टेस्ट आपका जो मैंने करवाया वही यहाँ पे आएगा, आपको यहाँ पे देखना है सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री के आगे क्या लगाओगे, फार लगाओगे, सो लगाओगे, मच लगाओगे, मैनी लगाओगे, बताया था ना। फार या मच या मैनी या क्या आता है कंपैरेटिव डिग्री के आगे। बाद में लेटर ये बाद में जो आपको करवाया मैंने, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करना है। इसमें आपको दो जो है ना एरर्स मिलेंगी, एक तो ये नाउन चेक कर लेना, और दूसरा यहाँ पे चेक करना है आपको चलो दूसरा मैं नहीं बताता, वो आपको खुद ही देखना है ना, कमेंट्स में डाल दूंगा मैं। लास्ट में एक वन वर्ड है, ऐसी चीज़ जो होने ही वाली है, सर्टेन है, फ्यूचर में होनी, उसके लिए कौन सा वन वर्ड आप यूज़ करेंगे। 5 में से 5 नंबर आएंगे अगर बिना सोए इस क्लास को आपने देखा है तो। इसके आंसर्स मिलेंगे फर्स्ट कमेंट में। इसी वीडियो के अपडेट कर रहा हूँ, कल थोड़ा सा लेट अपडेट किया था, लेकिन आज देरी कोशिश करेंगे ना हो, है ना। फर्स्ट कमेंट में जाओ, अपना स्कोर जरूर बताना, आउट ऑफ 5 आपको कितने मिले। डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन आपके सामने है, आपको पता है, जरूर से आंसर करना। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें। अंटिल देन साइनिंग आउट।